हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और आप सभी देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मीट। आशा करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। देखिए, ईएमआरएस के रूप में आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वैकेंसीज की। खासकर अगर मैं दिल्ली वाले और यूपी वालों की बात करूँ तो उनके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है। क्यों? सबसे पहले तो ईएमआरएस जो एग्जाम है, इसमें काफी वैकेंसीज इस बार आई हैं, चाहे वो टीजीटी की हो, पीजीटी की हो या नॉन टीचिंग पोस्ट की हो, है ना। सब लोग फिल कर सकते हैं। जो टीचिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं वो टीजीटी पीजीटी, अदरवाइज नॉन टीचिंग। बिहार में बहुत वैकेंसीज आ रही हैं, आप देख पा रहे हो। और स्टेट्स झारखंड वगैरह में भी आ रही है, लेकिन डी ट्रिपल एस बी का स्टूडेंट्स को बहुत बेसब्री से इंतजार है, जो कि अभी आ नहीं रहा है। और यूपी का सुपर टेट भी नहीं आ रहा है, ना ही यूपी में और कोई टीचिंग की वैकेंसी आ रही है। तो ईएमआरएस को ही अपना आप पूरा टारगेट रखिए। मुश्किल से एक महीने से भी कम अब आपके एग्जाम में रह गया है, अकॉर्डिंग टू डेट्स जो कि इस समय मार्केट में है, कि उस डेट को एग्जाम हो सकता है। मतलब मानकर चलिए कि 15 दिसंबर के बाद कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। उसको ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ईएमआरएस रीजनिंग। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, ठीक है, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपके टोटल 9 चैप्टर्स हैं, जिनको हम टोटल 9 या 10 क्लासेस में खत्म कर देंगे। यानी कि एक क्लास होगी और एक क्लास में एक चैप्टर फिनिश। अब तक 5 क्लासेस हो चुकी हैं और जिनमें 5 चैप्टर्स हमने खत्म कर दी हैं। आज क्लास नंबर 6 है, डेटा सफिशिएंसी पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियोस में भी आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। चाहे डीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल अकाउंटेंट कोई सी भी पोस्ट हो, सभी में रीजनिंग पूछी जाएगी। कहीं पर 10 नंबर की है तो कहीं पर 20। तो इसको आप हल्के में नहीं ले सकते, खास करके जब नेगेटिव मार्किंग भी हो तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। सारे ही सेशंस आपको बहुत हेल्प करेंगे। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक यानी कि डेटा सफिशिएंसी पर। इसमें आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया जाता है और फिर दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं। आपको बताना होता है इस क्वेश्चन का जवाब क्या है। क्या इस क्वेश्चन का जवाब अकेला एक दे पा रहा है तो वो, क्या इस क्वेश्चन का आंसर अकेले दो दे पा रहा है, क्या इस क्वेश्चन का आंसर एक भी दे पा रहा है, दो भी दे पा रहा है, तो आप या लगाओगे, या तो एक या दो, क्योंकि एक अकेला भी फर्स्ट भी दे रहा है और सेकंड भी अलग अलग दे रहे हैं, तो या। और दोनों अगर साथ में मिलकर दे रहे हैं तो वन और टू, 1 और 2 आप लगाओगे, कि दोनों को कंबाइन करने पर ही इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल रहा है। और अगर अकेला दे रहा है एक, तो एक दे रहा है, दो अकेला तो दो, दोनों अकेले इंडिविजुअल दे रहे हैं, एक भी दे पा रहा है दो भी, तो या लगाओ। बाकी और ऑप्शन से और क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो कोडिंग वाला क्वेश्चन है, ये बेसिकली कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर से है। यहाँ पर आपको स्काई के लिए कोड बताना है। आपको यहाँ पर दिया है स्काई इज क्लियर का कोड है डी राफा, मेक इट क्लियर का कोड है डी गा जू। अब ये जिस सीक्वेंस पे लिखा है ये इनके कोड नहीं होते। आप बोलने लगो स्काई का डी होगा, इज का रा होगा, क्लियर का फा होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। कोड्स जो होते हैं ये आगे पीछे होते हैं। अब क्या अकेला जो फर्स्ट स्टेटमेंट है स्काई का कोड दे पा रहा है आपको? तो अकेला तो बिल्कुल भी नहीं दे पा रहा है, हम बता ही नहीं पा रहे हैं तीनों में से स्काई का कोड क्या होगा। ठीक है। अब दूसरे पर आते हैं कि दूसरा अकेला स्काई का कोड दे पाएगा। अरे भाई, दूसरे में तो स्काई है ही नहीं, तो अकेला तो ना ये दे पा रहा है ना ये दे पा रहा है, तो ये भी रॉन्ग है, ऑप्शन ये भी रॉन्ग है। आगे आगे आते हैं। अकेला ये भी नहीं दे पा रहा, ना ही ये, तो या वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। अब क्या दोनों कंबाइन करके दे पाएंगे या दोनों दे ही नहीं पाएंगे? कंबाइन कर लो। अब कंबाइन जब साथ में इनको हमने लिया तो हमें क्लियर का कोड मिल गया। क्लियर यहाँ पर भी है, क्लियर यहाँ पर भी है, और डी यहाँ पर भी है, डी यहाँ पर। दो कोड सेम मिल जाए और सेम नाम ऊपर नीचे मिल जाए तो वो उसका कोड हो जाता है। तो क्लियर का कोड क्या हो गया? डीई। समझ आई बात? इन दोनों में क्या कॉमन है, क्योंकि दोनों को साथ करके देख रहे हैं ना, पहले स्टेटमेंट को और दूसरे को। क्लियर दोनों में है और दोनों में ही डीई कॉमन है, यानी कि क्लियर का कोड हो गया डीई। अब अब क्या हम स्काई का कोड निकाल पाएंगे? अब क्या हम स्काई, क्लियर का तो यहाँ से क्लियर हो गया है मामला।
अब स्काई का जो कोड है या तो आर ए होगा या एफ ए होगा, लेकिन स्काई इज दोनों बच रहे हैं और यहाँ पर आर ए और एफ ए बच रहे हैं। हम नहीं बता पा रहे हैं स्काई का कोड क्या होगा। अब स्काई का कोड या तो तब आता जैसे क्लियर मिला है ना हमें दोनों में, यहाँ पर स्काई होता, यहाँ पर भी स्काई, यहाँ पर भी स्काई, तो स्काई का मिल जाता। या फिर जैसे हमें क्लियर का मिल गया है, इज का भी हमें मिल जाता है, इट की जगह इज होता और फा की जगह यहाँ भी फा होता। तो हमें क्योंकि क्लियर का भी मिल गया, इज का भी मिल गया, तो स्काई अकेला बचा, तो स्काई का आर हो जाता। इस तरह से होता है। एक तो ये जैसे मैंने क्लियर का बताया दोनों में है। दूसरा, अगर स्काई के अलावा बाकी दो का कोड पता चल जाए तो जो अकेला बचेगा वो स्काई का कोड होगा। फोर्थ सही जवाब है, फोर्थ ऑप्शन। ना भी पहला सफिशिएंट है ना ही दूसरा। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है आपसे, इस साल मनोहर का जन्मदिन कब है? पहला स्टेटमेंट कहता है 13 जनवरी से 15 जनवरी के बीच है। 13 और 15 के बीच में क्या आता है? 14, यानी कि 14 जनवरी को है। और दिन भी बता दिया कि 13 जनवरी को बुधवार है। 13 को बुधवार है तो 14 को बृहस्पतिवार ही होगा ना, थर्सडे। तो देखो पहला तो अकेला सफिशिएंट है, इसने बता दिया मनोहर का जन्मदिन 14 जनवरी दिन बुधवार बृहस्पतिवार को है। अब दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा भी चेक करना होता है, ये शुक्रवार को नहीं है। अब इससे तो कोई बात ही नहीं बन रही है, तो ये तो बिल्कुल कुछ नहीं बता पा रहा है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट, ये आपका आ जाता है ब्लड रिलेशन से। मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको ब्लड रिलेशन, ठीक है। बताना है कि जे पी से किस प्रकार रिलेटेड है या संबंधित है, ठीक है। पहला कहता है एम पी का भाई है, बना लेते हैं, ठीक है। ये मैं बता चुकी हूँ कैसे हम ड्रॉ करते हैं ब्लड रिलेशन को अपनी ब्लड रिलेशन वाली क्लास में। एम है पी का भाई, एम भाई है पी का, और टी पी की बहन है। पी की बहन कौन है? टी। ये हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा, पी की माँ का विवाह, पी की जो माँ है इनका विवाह जे के पति से हुआ है। देखिए जे का पति नहीं, यहाँ पर पिता होगा, ठीक है। कौन होगा? पिता, फादर। पी की माँ, ये हो गई है पी की माँ, ठीक है। इनका विवाह हुआ है जे के पिता से, यानी कि जे कहीं ना कहीं इसका भाई होगा, जिसके एक पुत्र और दो पुत्रियां हैं, ठीक है। एक पुत्र है और एक पुत्री है, यानी कि एक सिबलिंग और है इनका कोई। पुत्र कौन है पुत्री कौन है ये हम नहीं बता पा रहे हैं। अब क्या ऊपर वाले से अकेले से अब बताओ, यहाँ बता सकते हो जे का पी से क्या रिलेशन है? यहाँ पर जे है ही नहीं, नहीं बता सकते। क्या नीचे वाले में जे और पी दोनों हैं? जे का पी से क्या रिलेशन है आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि जे का जेंडर नहीं पता। अरे भाई जे पी आपस में बहन भाई हैं, कौन बहन है कौन भाई, या दोनों भाई या दोनों बहन, ये नहीं पता। ठीक, अब देखो, ये यहाँ पर सॉरी फॉर मिस्टेक पति ही होगा, ठीक है, क्योंकि पिता से यहाँ पर नहीं बन पाएगा। वो कैसे, अभी देखना। अब इसको फिर से पढ़ते हैं सेकंड वाले स्टेटमेंट को। इसने बोला है पी की माँ का विवाह जे के पति से हुआ है। तो जे का पति तो ये माँ ही हुई ना पी की। जे का पति कौन है? पी की माँ की जिससे शादी हुई है, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहाँ पर दिया है, लेकिन आपको समझना है। फिर से देखो, पी की जो माँ है उसकी शादी जे के पति से हुई है, तो भाई जे का पति इसकी माँ का ही तो पति होगा, तो ये पति है। अब इसका हमें नहीं पता ये कौन है। अब ये बताओ, सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला जो है, इसमें आप बता सकते हो कि जी पी से किस प्रकार संबंधित है, बता सकते हो। जी पी की मदर है, तो अकेला टू सफिशियंट है, अकेला टू सफिशियंट है। लेकिन अगर
लेकिन जो पहला वाला आप देखो, पहला वाला अकेला सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इसमें तो जे है ही नहीं, इसमें तो जे है ही नहीं। अब सेकंड वाला अकेला सफिशिएंट है, ठीक है, और यही ऑप्शन है कि सेकंड सफिशिएंट है जबकि पहला नहीं है। अब मैं एक चीज आगे आपको और बता दूं, अगर आपको ये मिलता ब्लड रिलेशन में, आपको ये कंबाइन करना होता, तो अब इसको कैसे कंबाइन करते? पी मिल गया है हमें, पी हमें मिल गया है, ये रहा, इसका भाई दिया है एम, एम को इसका भाई बना दो इधर, और टी इसकी बहन है, ये आ जाएगा टी। और यहाँ पर लिखा है एक पुत्र दो पुत्रियां हैं, एक पुत्र है एक पुत्री, ये हो गई, एक पुत्री हो जाएगी पी। इस टाइप से इनको कंबाइन कर लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से केवल दूसरा वाला सफिशिएंट है, क्योंकि जब दूसरा हमने ड्रॉ किया हमें जेपी में रिलेशन मिल गया, यहाँ पर तो जे था ही नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या अरुण सचिन से लंबा है? क्या अरुण सचिन से लंबा है? ये कौन सी स्टेटमेंट में आपको पता लगेगा कि वो है? पहला है दिनेश का जो कद है अरुण और सचिन के समान है, दिनेश का कद अरुण के और सचिन के समान है, पहला। दूसरा क्या कह रहा है? सचिन दिनेश से छोटा नहीं है, तो अगर सचिन दिनेश से छोटा नहीं है तो बड़ा होगा। दो ही कंडीशन होती है कि या तो छोटा होता है या बड़ा होता है। तो सचिन दिनेश से छोटा नहीं तो बड़ा है, बड़े की तरफ ऐसा सिंबल लगाते हैं। अब इसने पूछा है क्या अरुण सचिन से लंबा है? पहले वाले स्टेटमेंट से आप बता सकते हो क्या अरुण सचिन से लंबा है? बता सकते हो। नहीं है, है ना? है या नहीं ये आपको नहीं बताना, बस क्या आप बता सकते हो कि अरुण सचिन से लंबा है या नहीं? तो बता सकते हो, क्योंकि अरुण सचिन दोनों हैं, जबकि वो लंबा नहीं है। दूसरा, सचिन और दिनेश की बात हो रही है यहाँ पर, तो अरुण है ही नहीं, तो अकेला टू तो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला जो है सही जवाब हो जाएगा, सफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको, आपसे ये नहीं पूछा कि है या नहीं है, बस क्या ये बता दो क्या पहले स्टेटमेंट से आप ये निकाल सकते हो सचिन और अरुण में क्या रिलेशन है, तो निकाल सकते हैं अरुण सचिन बराबर है, पहला सफिशिएंट है, दूसरे में तो अरुण है ही नहीं, तो दूसरा आएगा ही नहीं, पहला ही सफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ से फिर से ब्लड रिलेशन का एक सवाल है और पूछा है ए बी से किस प्रकार संबंधित है। पहला यहाँ पर हम बना लेते हैं। पहला कहता है बी सी की माँ है, बी माँ है सी की, जो, और जो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है, सेकंड पर्सन है सी, सी ए का इकलौता भाई है, सी ए का इकलौता भाई है, यानी कि ए बहन है, इकलौता भाई है ना सी, तो ए बहन होगी। अब दूसरा बना लेते हैं, डी ई का पिता है, डी फादर है, ई का जो, यानी कि ई ए की बहन है। अब तीसरा बना लेते हैं, बी के तीन बच्चे हैं, एक दो तीन, जिसमें से केवल एक पुत्र है, एक पुत्र है तो दो पुत्री होंगी। मेल के लिए मैं प्लस यूज करती हूँ और फीमेल के लिए माइनस। ठीक, और जो पहली जनरेशन है वो ऊपर, फिर बाद वाली नीचे, ऐसे जनरेशन होती जाती है। और भाई बहन के बीच डैश का सिंबल यूज करती हूँ, मतलब जनरल लोग यही यूज करते हैं, और हस्बैंड वाइफ स्पाउस के बीच में इक्वल का साइन। ठीक है, चलो। अब क्वेश्चन पूछा है ए बी से किस प्रकार संबंधित है, रिलेशन मत निकालो, इन्हें तो बस इतना बता दो कि क्या ए बी से संबंध आप पहले से निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या इसमें ए बी से रिलेशन निकाल सकते हो, बी है ही नहीं, नहीं निकाल सकते। क्या इसमें ए बी से रिलेशन निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, क्योंकि खाली बी है, इसमें खाली ए है, इसमें ए बी दोनों है, तो पहला पहले से तो आप डेफिनेटली निकाल सकते हो। ठीक, तो एक तो इसका पहला हो गया। ठीक है, फर्स्ट से आप निकाल सकते हो, किसमें है, ए बी से किस प्रकार संबंधित है, पहले से हम निकाल सकते हैं, बी ए की माँ है। और तो इसमें फर्स्ट और थर्ड नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होगा, केवल सेकंड और थर्ड नहीं होगा, केवल फर्स्ट और सेकंड नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन होगा। कि एक सेकेंड, यहाँ पर आपका हो जाएगा
तो देखो इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। ऑप्शन होगा केवल एक पर्याप्त है और कोई नहीं। केवल फर्स्ट पर्याप्त है, ओनली फर्स्ट इज सफिशिएंट। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? देखो फर्स्ट से ए बी का आप रिलेशन, ए और बी का ही तो बताना है। फर्स्ट से निकाल सकते हो ना, ए और बी दोनों है, ठीक है, दोनों का जेंडर पता है, ठीक है। अच्छा, जिसका पहले जो वर्ड लिखा है ना, उसका जेंडर पता होना जरूरी है, क्योंकि उसी से रिलेशन पूछ रहे हैं। मान लो यहाँ पे ए का बी से पूछा है ना, तो ए का जरूर जेंडर पता हो, चाहे बी का पता हो या ना पता हो। क्योंकि हम बता सकते हैं, अगर ए का यहाँ जेंडर भी नहीं होता कि बी माँ है ए की, अब चाहे ए फीमेल होती या मेल, पहले वाले का जेंडर अगर पता है, दूसरे का पता है नहीं पता, तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पर ए बी दोनों है, आप बता सकते हो। फर्स्ट सफिशिएंट है, यहाँ ए है, नहीं बता सकते, बी नहीं है। यहाँ पर बी है, ए नहीं है, आप नहीं बता सकते। यहाँ पर इन दोनों को आप कंबाइन भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ कॉमन इनमें नहीं है। तो केवल फर्स्ट सफिशिएंट होगा इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट, यहाँ पर पांच लोग हैं, ए बी सी डी और ई, और आपको बताना है सबसे छोटा कौन है। पहला स्टेटमेंट ले लो, ई डी से लंबा है, बी एफ और ई दोनों से लंबा है। बी जो है एफ और ई दोनों से लंबा है। दूसरा क्या कहता है? ए केवल एक व्यक्ति से छोटा है। अब इसका मतलब 6 5 4 3 2 1 ले लो, ये 6 वाला सबसे बड़ा, ठीक है, ऐसे 1 2 3 भी करके ले सकते थे। अगर 6 लोग हैं तो इन्होंने बोला है ए केवल एक व्यक्ति से छोटा है, यानी कि सिर्फ इस वाले से ए छोटा है, वरना सबसे बड़ा है। इसका मतलब क्या होता है? ए केवल एक ही से छोटा है, यानी कि एक ही से छोटा है, बाकी 4 से बड़ा है, तो ए की पोजीशन हो गई। और दूसरी चीज इसी में बोली है, एफ डी से लंबा है। थर्ड में क्या कहता है? बी सबसे लंबा नहीं है, यानी कि बी जो है सिक्स्थ पोजीशन पर नहीं आएगा। सिक्स का मतलब मेरा है टॉप पर, चाहे आप इसको 1 2 3 लिख लो, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। सी जो है सबसे बड़ा नहीं है। अब देखो इसमें क्या पूछा है, सबसे छोटा कौन है। अब अगर मैं नंबरिंग कर लूं, 6 5 4 3 2 1, देखो जो पहला स्टेटमेंट है उसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो बी है वो बड़ा है एफ से भी और ई से भी, और खाली ई जो है वो डी से बड़ा है। एफ का तो नहीं बता सकते कि एफ भी डी से बड़ा है। पहले स्टेटमेंट की चीजें इसमें लिखेंगे, दूसरे की इसमें और तीसरे की इसमें। दूसरा तो क्लियरली 5 पर ए को बिठा रहा है, और क्या बोला है कि एफ डी से बड़ा है, ठीक, वो हमने बिठा दिया, और एफ डी से बड़ा है। और थर्ड में क्या बोला है कि बी यहाँ पर नहीं आएगा, सिक्स पोजीशन पर बी नहीं आएगा। ये सारी चीजें हैं। अब बताओ क्या इन्हें कंबाइन करके हम कुछ कर सकते हैं क्या? ठीक है, कंबाइन करके अगर हम करें, अगर हम बी को 6 पे नहीं रखना है, बी को 6 पे नहीं रखना, और बी जो है एफ ई और डी तीन से तो बड़ा है ही है, तो अगर बी है देखो, वो बी यहाँ भी हो सकता है, 1 2 3 4 पोजीशन है। और बी यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि इससे छोटे तीन है ना बी से, एफ ई और डी, तो 1 2 3 यहाँ भी आ सकते हैं, 1 2 3 यहाँ भी आ सकते हैं। सबसे छोटा हमें नहीं पता चल रहा। अब एफ बड़ा है डी से, ठीक है, एफ डी से बड़ा है, ई डी से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? बी ग्रेटर देन एफ, एफ भी ई से बड़ा है, और ई भी डी से बड़ा है। तो मान लो अगर डी यहाँ रख देते हैं, तो एफ ई, एफ ई यहाँ पर आ जाता है, डी यहाँ पे रखो, एफ ई, एफ ई। और क्या चीजें हमारे पास? ई डी से बड़ा, बी एफ से भी बड़ा और ई से भी बड़ा, और बी यहाँ तो आएगा नहीं, तो बी आ जाएगा यहाँ पर। और क्या बच रहा है? ए बी सी बच रहा है, सी आ जाएगा यहाँ पर।
तो भाई इन तीनों को ही कंबाइन करोगे ना, तीनों को ही कंबाइन करोगे तभी आप बता पाओगे सबसे छोटा कौन है। आपको ये थोड़ी मतलब है एफ ही आएगा या नहीं, सबसे छोटा कौन है, तीनों को मिला के पता कर पा रहे हो। तो डी ऑप्शन सही है। देखो सीटिंग सीक्वेंस का सवाल है, ठीक है, थोड़ा इसमें आपको करके देखना पड़ता है, ठीक है। तो फोर्थ जो है ऑप्शन सही है, तीनों आवश्यक है इसका उत्तर देने के लिए। समझ आई बात, ठीक है। तो आज के सेशन में फिर इतने ही क्वेश्चन रखेंगे और विराम देंगे इस चैप्टर को। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरी तरफ से मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, बाकी अगर आपके पास समय है तो बहुत ही क्वेश्चंस विकिपीडिया पर गूगल पर अवेलेबल हैं, आप वहां से और प्रैक्टिस कर सकते हो और अपना कंसेप्ट और मजबूत बना सकते हो। क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो वो आपके लिए बेनिफिशियल होती है। हर सेशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, विदाउट सॉल्व, है ना, ऐसे ही मिलेगी, खुद से सॉल्व करना है आपको, पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। सिलेक्शन मेट नाम से ही जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा अगर EMRS, DSSB, LT ग्रेड, यूपी टीजीटी पीजीटी, मैथ्स, है ना, टीजीटी पीजीटी मैथ्स के नोट्स या क्लासेस आपको चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, ओनली व्हाट्सएप कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्लासेस की भी और नोट्स की भी। स्पेशली टीजीटी पीजीटी मैथ्स, चाहे इनमें से कोई सा भी आपका एग्जाम हो तो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। और एंड में इतना ही आपसे बोलूंगी, अगर आपको वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिल जाए। और जाने से पहले अपनी स्टडी ग्रुप में इस लिंक को आप जरूर शेयर कर दें, जिससे ज्यादा लोग हमारी वीडियो तक पहुंच पाए और अपनी पूरी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाए। मेरी तरफ से जितना मैं कर सकती हूँ अपना एफर्ट कर रही हूँ, बाकी पढ़ना और प्रैक्टिस करना ऑब्वियसली आपका ही काम है और आप ही को करना है। तो अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए, एग्जाम में ज्यादा समय अब नहीं बचा है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।